हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में बेटा हमने एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट के बेटा डिस्कस किए थे, जो हमारे टॉपिक के बाद आते थे, जिसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था और उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे। आज हम बेटा एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम बेटा क्या है? एटम। मैं आपको बच्चों पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी मैटर का फॉर्म अगर आप ब्रेक करते हो तो बेटा वो किसमें स्प्लिट हो जाता है? कंपाउंड में। अगर आप कंपाउंड को फर्दर ब्रेक करते हो तो बेटा आपको वो क्या दे देगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को फर्दर ब्रेक करोगे, हमको बेटा क्या मिल जाता है? एलिमेंट। या आप एलिमेंट को अगर ब्रेक करते हो तो हमको क्या मिल जाता है? एटम। कभी कभार हम मॉलिक्यूल को ब्रेक करके भी एटम जो है वो पा सकते हैं। सो इट ओनली डिपेंड्स कि आपने कंपाउंड को किसमें ब्रेक कर दिया है। तो इधर कंपाउंड टर्न्स इनटू मॉलिक्यूल, देन मॉलिक्यूल कैन डायरेक्टली टर्न इनटू एटम, या फिर आप मॉलिक्यूल को पहले एलिमेंट में कन्वर्ट करो, एलिमेंट से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो? एटम ऑब्टेन कर सकते हो। बट एक्चुअल में अंदर हमने ऑब्जर्व किया है कि हम मॉलिक्यूल से सीधा बाद में किस में आ सकते हैं? एटम के अंदर आ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा, उसके फिजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने मैटर में पढ़ा कि उसके अंदर क्या होते हैं, मैटर मिक्सचर्स में आता है, केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा हमने मैटर का। और इस चैप्टर में हम बेटा किन को पढ़ने वाले हैं? मॉलिक्यूल्स को। और किन को पढ़ने वाले हैं? एटम्स को। एलिमेंट को बेटा आपको इतना स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो बात करते हैं एटम क्या होता है। तो एटम को हम सबसे छोटा पार्टिकल मानते हैं एक एलिमेंट का, जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर हम देखें बेटा, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स do not exist independently। तो ज्यादातर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं बेटा, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ नोबल गैसेस होती हैं बेटा, जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिनके एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और इन नोबल गैसेस में से सिर्फ 3 नोबल गैसेस बेटा हमारे को स्टडी करना है। एक का नाम है हीलियम, एक का नाम है नियॉन, एंड एक का नाम क्या है बेटा? आर्गन। वैसे हमारे पास इन टोटल 6 नोबल गैसेस है, पर हमारे कोर्स में बेटा सिर्फ यही 3 नोबल गैसेस है जिनको हमने स्टडी करना होगा, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। तभी बेटा हमने एटम की डेफिनेशन क्या लिखी है बेटा? ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जो अकेले एग्जिस्ट कर भी सकता है और अकेले एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। मोस्ट ऑफ द केस के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के बेटा, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ ये नोबल गैस है बेटा, जिनके एटम्स जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और वो भी कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, एंड बेटा कौन है? आर्गन है। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। कहते हैं हाउ एवर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बेटा, वो भी एटम्स है।
और बेटा अभी हमने बेटा इसके बारे में पढ़ा कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, बेटा ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं और ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे आर द ओनली वंस विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का बेटा मतलब होता है इंडिपेंडेंटली, इट मींस इंडिपेंडेंटली। लेकिन एटम्स बाकी एलिमेंट्स के जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए रिएक्टिव होने की वजह से बेटा ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए बेटा हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, एज हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, एज ऑक्सीजन गैस। देखो ना, एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, एज नाइट्रोजन गैस। ये आपस में भी जुड़ जाते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, देन बेटा H2O वाटर, NH3 ये क्या होता है बेटा, अमोनिया। तो बेटा ये कौन हो गए, कंपाउंड्स, और ये कौन हो गए, मॉलिक्यूल। किसके, एलिमेंट्स के। क्योंकि एटम्स इनके आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइन कर रहे हैं। तो जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो बेटा वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये कौन हो गए, मॉलिक्यूल्स। लेकिन किसके, एलिमेंट के। ये भी बेटा कंपाउंड है, लेकिन बेटा ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये किसके हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो बेटा इसी वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी दो अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हम आगे जाके बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कहते हैं एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं। यू कैन नॉट सी विद नेकेड आई, कैन नॉट सी विद आई। और इनका साइज बेटा इतना छोटा होता है कि आप आईज तो क्या बेटा, आप उनको माइक्रोस्कोप के अंडर भी ढंग से नहीं देख सकते। अगर हम इनके साइज की बात करें तो बेटा जनरली ये एटम्स जो होते हैं बेटा स्फेरिकल होते हैं। और इनके साइजेस को आप किस टर्म में एक्सप्रेस करते हो, एटम का रेडियस। व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक रेडियस, इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, एटम का रेडियस। और बेटा जैसे आपने अपने किसी कजन के घर जाना है, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो बेटा वो डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर्स के अंदर, या फिर बेटा किस में, मीटर्स के अंदर। लेकिन आपको पता है एटम का रेडियस इतना छोटा होता है कि वो 10 टू द पावर -10 मीटर में कंसिडर किया जाता है। और 10 टू द पावर -9 को बेटा हम कहते हैं 1 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर एक बहुत ही छोटा यूनिट होता है डिस्टेंस मेजर करने का। और 1 नैनोमीटर बेटा किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -9। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर बेटा कितना होता है, 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर्स। तो बेटा एटम्स के रेडियस इतने छोटे होते हैं कि उनको मेजर करने के लिए हमको बेटा स्मॉलर मेजरिंग यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। और वो जो स्मॉलर यूनिट्स हमने बनाया है टू मेजर एटॉमिक रेडियस, टू मेजर एटॉमिक रेडियस, बेटा वो कौन है, नैनोमीटर। हालांकि बेटा इसके अलावा एक और भी होता है, 1 पिकोमीटर। बेटा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। एक और होता है 1 एंगस्ट्रॉम। बेटा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस में प्रेफर होता है दैट इज नैनोमीटर। हालांकि बच्चों आपको
किसी भी एटम के रेडियस को याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो बेटा हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए फ्लो में मैंने आपको बता दिया कि एटम को कैसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटम का रेडियस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा हम एटम्स को बेटा क्या मानते हैं, स्फेयर मानते हैं। तो अगर एटम एक तरह का स्फेयर है तो बेटा हर स्फेयर का क्या होता है, रेडियस। और बेटा उसको हम क्या लिखते हैं, ए आर, एटॉमिक रेडियस, जिसको हम बहुत छोटे यूनिट्स में मेजर करते हैं, जिसका नाम होता है नैनोमीटर। नाउ लेट्स सी कि इन एटम्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा। तो जॉन डाल्टन ने जब बेटा ये थ्योरी बनाई, तो बेटा जब हम एटम को अच्छे से समझ लेते हैं और जॉन डाल्टन ने पूरी एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर दी, ड्रॉबैक एक्सप्लेन कर दिए, तो अब बेटा इट वाज टाइम फॉर डाल्टन टू गिव सिंबल्स टू सर्टेन एलिमेंट्स। अब वो सर्टेन एलिमेंट्स या सिंबल्स बेटा कौन कौन से थे? जैसे बेटा एट ओल्ड एज, पुराने टाइम में, अराउंड 1800 सेंचुरी, वेरी फ्यू एलिमेंट्स वर नोन। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एंड मेजरली बेटा डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स को सिंबल दे दिए। तो पहले एलिमेंट का नाम होता था और उसका एक ग्राफिक सिंबल हो गया बेटा, है ना, ड्राइंग के तौर पे। हाइड्रोजन इज लाइक दिस, फॉस्फोरस ऐसे हो गया, कॉपर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, गोल्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, कार्बन को हम सिंपल सर्कल, क्योंकि भाई एटम सारे स्फेयर हैं तो सिंपल सर्कल साथ में ऐसे हो गया। सल्फर जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता था, लेड जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, प्लैटिनम को हम उस टाइम पे प्लैटिना कहते थे तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होता था, ऑक्सीजन एज लाइक दिस, आयरन जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता था, सिल्वर ऐसे होता था एंड मर्करी ऐसे होता था। लेकिन जैसे जैसे बेटा ईयर्स आगे पास ऑन हो रहे थे, more elements were being discovered। तो बेटा this drawing symbols बेटा were not suitable। तो ये कुछ ज्यादा अच्छा मेथड, अच्छी टेक्निक नहीं थी बेटा उनको एक्सप्रेस करने की या एक्सप्लेन करने की। इसलिए बेटा हमने मूव ऑन किया न्यू सिंबल्स बेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के। एग्जाम्स के अंदर, यूनिट टेस्ट के अंदर कभी कभार वो ये भी पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ आयरन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर एनी वन ऑफ देम। तो वो पूछ सकते हैं, पर ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट सिंबल रहेंगे ड्रॉ करने को वो ये रहते हैं बेटा। ये वाले सिंबल्स जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा ड्रॉ करने के लिए एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि ये एलिमेंट हम थोड़े सिंपल मानते हैं इस वजह से। अब हमारे पास नए वेज है, नए सिंबल्स है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के। तो बेटा नए सिंबल्स कैसे रखे गए थे? तो बेटा मॉडर्न सिंबल्स वर गिवन विद द हेल्प ऑफ आयुपैक। आयुपैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा ये एक ऐसा यूनियन है पूरे वर्ल्ड का जो फिक्स्ड तरीके से बेटा एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के नाम डिसाइड करता है, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उस एलिमेंट को, उस कंपाउंड को हम एक ही नाम से जानें।
कहते हैं आयुपैक इंडस्ट्री जो होती है दैट अप्रूव्स द नेम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिसाइडेड हाउ टू राइट द सिंबल्स एंड नेम ऑफ द एलिमेंट। तो बेटा ये आयुपैक जो नेमिंग है ऑर्गेनाइजेशन, ये डिसाइड करती है कि किसी भी एलिमेंट का मॉडर्न सिंबल क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। जैसे अगर हम देखें बेटा, किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा, है ना, या फिर फर्स्ट लेटर के बाद कभी कभार एक और लेटर भी आ जाता है ऑफ इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम के अंदर लिखा जाता है। बट याद रखना, द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल एंड अनदर लेटर अगर उसमें ऐड होगा तो वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे अब ध्यान से सुनो बेटा, आयरन, ठीक है, इज एन इंग्लिश नेम और इसका लैटिन नेम बेटा क्या है, फेरम। और बेटा फेरम का सिंबल क्या हो जाएगा, एफ ई। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द नेक्स्ट लेटर जो है बेटा सेकंड लेटर, इट इज अ स्मॉल लेटर। ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बेटा एक्चुअली में नाम होता है एल्यूमिनम, पर बेटा हम अपनी लैंग्वेज में इसको एल्यूमिनियम कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका पहला लेटर इज व्हाट, कैपिटल ए एंड अदर लेटर इज स्मॉल लेटर एल। सोडियम, ये बेटा इसका इंग्लिश नेम है, लेकिन लैटिन नेम इसका बेटा क्या है, लैटिन नेम दैट इज नेट्रियम, दैट्स व्हाई इसका सिंबल इज Na। पोटेशियम इज द इंग्लिश नेम एंड लैटिन नेम इज केलियम एंड बेटा इसका सिंबल इज जस्ट लेटर के। तो बेटा ये हमारे पास उस टाइम पे चॉइस थी कि हमको फर्स्ट लेटर लेना है कि सेकंड लेटर लेना है। सर सोडियम में हमने दो लेटर्स क्यों लिए, बिकॉज बिफोर सोडियम देयर वाज एन एलिमेंट कॉल्ड नाइट्रोजन, जिसका बेटा हम सिंबल N पहले से ही दे चुके हैं। इसलिए जब N पहले से ही लिख चुके हैं, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसमें हमें एक और सिंबल देना पड़ा। ऐसे ही बेटा आयरन का सिंबल F क्यों नहीं था, तो बेटा Fe है, वो इसलिए है बेटा बिफोर आयरन देयर वाज एन एलिमेंट फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल हमने पहले से ही F दे दिया था, इसलिए आयरन के लिए हम फेरम नाम से F नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने क्या लगा दिया, Fe लगा दिया। सो दिस वाज द रीजन कि कुछ नेम्स के अंदर हमारा सेकंड अल्फाबेट आता है एंड कुछ नेम्स के अंदर सेकंड अल्फाबेट जो है वो नहीं आता। सिंगल लेटर बेटा नेम को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बेटा बेस्ड ऑन आयुपैक नाउ वी हैव फ्यू मोर बेटा एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स बेटा हमारे पास ये आ गए। यस, दे आर लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी बेटा नेम्स दे रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 3 27 एलिमेंट्स के बेटा हमारे पास यहाँ पे नेम दे रखे हैं और सब के सब काफी इंपॉर्टेंट है। यही एलिमेंट्स हम बार बार वन वे और दी अदर जो है वो पढ़ते रहते हैं। तो अब आप देख लो, दिस इज मोर सिंपल। एलिमेंट्स का नाम है और उनका सिंबल है, लेकिन हर एलिमेंट का पहला लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। अगर किसी के पास सेकंड लेटर है तो बेटा वो लेटर स्मॉल ही रहता है। तो बेटा आयोडीन का लेटर क्या हो गया बेटा, आई, इसलिए आयरन को बेटा हमने आई नहीं दिया, हमने उसका लैटिन नेम फेरम से बेटा उसका लेटर जो था वो निकाला। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद देयर नेम्स एंड देयर सिंबल्स। आई होप बेटा ये क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। तो बेटा अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। अब अगर मेरे से कोई सिंपल पूछे कि सर एटॉमिक मास
क्या होता है, तो बेटा हम उसको सिंपली बोलते हैं मास ऑफ एटम। एटम का जो मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। बिकॉज हमको ये नहीं पता था कि एटम के अंदर मतलब इनसाइड क्या है, हमको नहीं पता था। वी नेवर न्यू दिस कि एटम के अंदर क्या है। हम तो ये समझते थे कि भाई एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। तो जब आप एटम का मास निकालोगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एटम का मास, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो बेटा हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक रिलेटिव मास है। सर रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है, किसी से रिलेट करना। और इसके मास को हम किससे रिलेट करते हैं, कंपेयर्ड विद मास एक एटम का। और वो एटम कौन था बेटा, कार्बन, जिसका हम 12 मास कंसिडर करते हैं एज एन आइसोटोप, उस टेकन एज 12 यूनिट। अब इसको कैसे समझना है बेटा, ध्यान से समझो। मैं फिर आगे आपको बताऊंगा कि एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। लेट अस सपोज हमको बोला गया कि हाउ गुड इज अ स्टूडेंट। माय क्वेश्चन इज हाउ गुड इज अ स्टूडेंट। तो क्या कोई बच्चा मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि एक स्टूडेंट कितना गुड है? कैसे जवाब दोगे, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हाउ गुड इज अ स्टूडेंट? सर वो उसका वेरी करेगा अलग अलग स्टूडेंट्स पे। वेरी गुड, वो वेरी करेगा अलग अलग स्टूडेंट पे, पर मैं किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। दिस स्टूडेंट इज एक्स स्टूडेंट। तो भाई हाउ गुड इज दिस स्टूडेंट, आप इसका आंसर क्या दोगे? आप इसका आंसर कैसे दोगे? फर्स्ट आंसर, स्टूडेंट इज वेरी गुड। सेकंड आंसर क्या हो सकता है, स्टूडेंट इज नॉट सो गुड। थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इज वेरी बैड। अच्छा, क्या कोई बच्चा इसका आंसर ये दे सकता है, स्टूडेंट इज 10 kg गुड बट 15 kg नॉट सो गुड? क्या कोई इसका आंसर ये दे सकता है, स्टूडेंट इज 3 feet good but 2.8 feet not so good? क्या आंसर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ सही है कि आंसर जो राइट साइड में लिखे हैं वो सही हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें कौन से आंसर सही है? सर लेफ्ट वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम बिहेवियर को सर मतलब सर वो काउंट नहीं कर सकते। वेरी गुड। हम बिहेवियर को मेजर नहीं कर सकते, है ना? बीइंग गुड, बीइंग बैड, बेटा इनको मेजर करने के लिए बेटा वी डोंट हैव एनी डिवाइस।
we don't have any device, but distance, speed, इनको मेजर करने के लिए डिवाइसेस आर देयर, बिकॉज बेटा ये कौन सी क्वांटिटीज है बेटा, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। बट बिहेवियर जो है बेटा ये कौन सी क्वांटिटी है, कंपेरेबल या कंपैरिजन में आती है। तो हम जब एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि वो बच्चा अच्छा है, दैट स्टूडेंट इज गुड, तो बेटा इसका मतलब है आपने उस स्टूडेंट को बाकी बच्चों से या मेजॉरिटी ऑफ बच्चों से कंपेयर किया है, ऑफ द क्लास, है ना। या आप कह सकते हो कि आई रियली लाइक दैट पर्सन, इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज वेरी नाइस एंड ही और शी इज नाइसर देन यू। तो बेटा देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जिनके मेजरिंग डिवाइसेस नहीं है, उनको हम कंपैरिजन में एक्सप्रेस करते हैं, बीइंग गुड, बीइंग बैड, है ना, बिहेवियर्स आगे बेटा। तो आप इनको मास में, सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीलीटर में, इन चीज में बेटा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बेटा ये चीजें कैसे एक्सप्रेस होती हैं, कंपैरिजन में एक्सप्रेस होती हैं। एंड वो भी डिपेंड करता है कि आप उन सबको किससे कंपेयर कर रहे हो। अब लेट अस सपोज आपको किसी स्कूल में टीचर ने या किसी ने बोला कि प्लॉट अ ग्राफ एंड मार्क कोऑर्डिनेट्स 2,3। आई होप यू अंडरस्टैंड के कोऑर्डिनेट्स 2,3 क्या होते हैं। एक्स एक्सिस पे 2 आना चाहिए और वाई एक्सिस पे बेटा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यू कैन नॉट प्लॉट अ ग्राफ अंटिल एंड अनलेस देयर इज ओरिजिन। इस ओरिजिन के बिना आप बेटा ग्राफ को प्लॉट ही नहीं कर सकते। जब ये ओरिजिन आएगा, ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, ये हो गया बेटा 1, ये हो गया बेटा 2, ये हो गया बेटा 1, ये हो गया बेटा 2, ये हो गया बेटा 3। बेटा एक्स एक्सिस पे हमें कितना लेना है 2, वाई एक्सिस पे हमें कितना लेना है 3। तो बेटा ये आ गया 3 2 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1 2। तो बेटा दिस इज द कोऑर्डिनेट 2,3। यू कैन नॉट मार्क दिस कोऑर्डिनेट अंटिल एंड अनलेस आपके पास क्या नहीं है, ओरिजिन नहीं है। अब कोई बच्चा, आप बोलोगे कि सर 2,3 कोऑर्डिनेट यहां पे आना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप अगर किसी बच्चे ने ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर दिया तो उसका 2,3 यहां पर आएगा। किसी बच्चे ने ग्राफ अगर यहां पे ड्रॉ कर दिया, उसका 2,3 जो है वो यहां पर आएगा। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स आर बेसिकली रेफरेंस टू क्या, ओरिजिन। ऐसे ही बेटा इनिशियल साइंस के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स के मास को मेजर करने के लिए कोई खास डिवाइस नहीं था, इसलिए हमको उसको किसी रेफरेंस फ्रेम से अटैच करना था। और साइंस ने उस टाइम पे वो एलिमेंट लेना कौन सा पसंद किया, 12, कार्बन, जिसका मास कितना है 12। अगर वो चाहते वो कोई और भी एलिमेंट से उसका मास कंपेयर कर सकते थे, बट ये उनकी चॉइस थी कि द चॉइस ऑफ एलिमेंट टू बी टेकन, ऑल ऑफ देम डिसाइडेड शुड बी व्हाट, कार्बन, जिसका मास इज 12।
इसके मास से आप बाकी एलिमेंट्स के मासेस को बेटा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन से हमें पता लगेगा कि किसी एलिमेंट का मास क्या होता है। तो जो भी आपके पास एलिमेंट है x, इसके मास को कार्बन के मास से कंपेयर कीजिए। क्या इसका मास कार्बन से ज्यादा है, क्या इसका मास कार्बन से कम है? उसको कार्बन के मास से बेटा हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, तो बेटा रिलेट करना है। इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, इट इज अ रिलेटिव मास, इट इज नॉट एब्सोल्यूट मास। आई रिपीट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट मास। अगर बेटा ये एब्सोल्यूट मास होता तो मैं इसको डिवाइस से मेजर कर सकता था, लेकिन बेटा ये एब्सोल्यूट मास नहीं है, ये रिलेटिव मास है, मतलब किसी से कंपेयर किया गया है। एंड किससे कंपेयर किया है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप, जो हम कितना मानते हैं, 12 यूनिट्स। कार्बन के मास को हम कितना कंपेयर करते हैं, मानते हैं 12 यूनिट्स, उसका 1/12 कंपेयर करना पड़ेगा बेटा। और इसी से हमने क्या बनाया, एटम के मास को मेजर करने का यूनिट। जैसे बेटा डिस्टेंस को मेजर किसमें किया जाता है, मीटर में। तो बेटा एटॉमिक मास को बेटा किस में मेजर किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो बेटा डिस्टेंस का मेजर करने का यूनिट क्या है, मीटर। एटॉमिक मास को मेजर करने का यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एंड एटॉमिक मास यूनिट को बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ऑन एटॉमिक स्केल। अगर मेरे से कोई पूछता है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसको हम बेटा यू लिखते हैं। पहले अगर आपके पास बुक पुरानी होगी तो बेटा ओल्ड बुक्स में ये क्या लिखा हुआ होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बट न्यू बुक्स के अंदर अब इसको हम बेटा कैसे लिखते हैं बेटा, इन टर्म्स ऑफ यू। तो ये क्या होता है, इट इज सिंपली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। तो एटॉमिक मास यूनिट दैट इज यू क्या हो जाएगा बेटा, 1/12 द मास ऑफ C12। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा, एंशिएंट साइंस में हमारे पास मेजर करने के एटम्स को के मास को मेजर करने के डिवाइसेस नहीं थे। इसलिए बेटा किसी भी चीज को अगर आपको मेजर करना है तो उसको आपको किसी चीज से कंपेयर करना होता है, और वो कंपैरिजन हमने साइंस में किससे यूज किया बेटा, कार्बन का मास, जिसके मास को हम बेटा कितना अज्यूम करते हैं, मानते हैं, दैट इज 12 यूनिट्स हम मानते हैं। तो कार्बन के मास जो क्या हो गया बेटा, 12 यूनिट का, उससे हम बेटा एलिमेंट के मास को कंपेयर करके उसका मास पता लगाते हैं। और कार्बन के मास 12 को अगर हम 1/12 कर दें तो बेटा किसी भी एलिमेंट के मास को मेजर करने का हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट आ जाता है। इसलिए हम एटॉमिक मास को एक और डेफिनेशन से पढ़ते हैं, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का कितना हैवी है देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। एट प्रेजेंट we say atomic mass of oxygen
बेटा कितना होता है 16U। आई रिपीट, आज अगर कोई हमसे एटॉमिक मास पूछता है ऑक्सीजन का, तो हम बेटा उसको कितना कहते हैं 16U। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑक्सीजन एटम is 16 times heavier than 1/12 the mass of carbon 12. If someone asks me के sir एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, हम उसे लिखते हैं बेटा 14U। अब 14U का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाइट्रोजन एटम is 14 times heavier than 1/12 the mass of C12 atom। तो हर एटम का मास बेटा हम किससे कंपेयर करते हैं बेटा? कार्बन के मास के साथ, जिसके मास को हमने पहले से ही 12 यूनिट्स अज्यूम किया हुआ है। और वो बात की बात है कि हम उसका मास 12 भी लेते हैं, बट दिस इज ऑल जस्ट कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। अगर उस टाइम पे आयुपैक या साइंटिस्ट चाहते तो वो कार्बन की जगह कोई और एलिमेंट, रेलेवेंट एलिमेंट भी ले सकते थे, but they found that taking carbon is more comfort as compared to taking any other element, because नेचर में कार्बन की एग्जिस्टेंस अलग अलग फॉर्म्स में बहुत ज्यादा है। आई रिपीट, इन नेचर कार्बन बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। ऑलमोस्ट हर फॉर्म के अंदर कार्बन की परसेंटेज बेटा थोड़ी बहुत जरूर होती है, इसलिए उन्होंने कार्बन के एलिमेंट को इंपॉर्टेंस दी और उससे एलिमेंट के मासेस को कंपेयर किया। बेटा लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। अच्छा, देयर आर टू स्टूडेंट्स। Student 1 scored 85% marks and student 2 scored 45% marks. So can someone tell me which student is intelligent? Sir, 1. Very good. So answer is student 1 is intelligent as compared to student 2. Now there is another student 3 who has scored 95% marks. Can someone tell me who is more intelligent? Sir, 3. अरे what is this? कभी आप 85 वाले को ज्यादा इंटेलिजेंट बोलते हो और कभी आप 95 वाले को ज्यादा इंटेलिजेंट बोलते हो, ये क्या मतलब है? अरे भाई बताओ तो सही, हु इज मोर इंटेलिजेंट? तो बेटा सर क्योंकि हमने उसमें सेकंड वाले से कंपेयर किया था, बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन, and just to avoid this comparison we introduced passing percentage, and passing percentage हमारे यहाँ पे कितना है बेटा 40%. Now any student who is getting
more than 40, जितना ज्यादा वो more होगा 40, that student is more intelligent. and जिस स्टूडेंट का परसेंटेज 40 से जितना कम होगा वो उतना कम इंटेलिजेंट होगा. So beta, that is the reason they introduced the concept of percentage. क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा एक्सप्रेस नहीं कर सकते जितना अच्छा आप बेटा परसेंटेज से कॉन्सेप्ट ऑफ गुड मार्क्स या इंटेलिजेंस जो है बेटा वो कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं. तो ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर एनीवन स्कोरिंग ए is good, but the percentage is what 90 to 99%. तो इनके बीच में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है वो कैसे जज होगा? That is the reason grading system is not so preferred in our education society. क्योंकि बेटा उससे someone scoring A you cannot justify towards 90 to 99. इसीलिए the concept of passing percentage came back again. तो बेटा everything is in comparison actually. मम्मा आपने दाल बनाई आज, बहुत स्वाद है. मम्मी ने पूछा नहीं बेटा कितने सेंटीमीटर स्वाद है, आपने ऐसा थोड़ी ना बोला, क्योंकि आपका कहने का मतलब था इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डे या किसी अदर डे पे जब आपने वही सेम दाल बनाई थी, that was not so tasty as compared to today it is so yummy, because it is a comparison. Automatically it is a comparison with respect to the other day या other times. So beta everything is compared, and comparison is something which is really very important. हमको अगर हमारी सोसाइटी में किसी को किसी के साथ कंपेयर किया जाता है तो इट इज नॉट बैड, इट इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज द टाइमिंग ऑफ कंपैरिजन एंड द पर्सन यूज्ड टू बी कंपेयर्ड इज नॉट सो नाइस. You cannot compare yourself with me because there is a huge age difference. हाँ, अगर मैं आप ही के टाइम आप ही की एज में आपसे इंटेलिजेंट था, दैट कंपैरिजन इज फाइन. पर मैं आप ही के टाइम आपकी एज में आपसे कम इंटेलिजेंट था, दैट इज आल्सो फाइन. You cannot be compared in terms of many things with your siblings, but there are certain things wherein comparison is very very important. It is important, but कंपेयर कैसे करें, किसके साथ करें, वहां पर कभी कभार हम थोड़ा गलत हो जाते हैं, इसलिए वो सूट नहीं करता. अदरवाइज बेटा आप भी बहुत चीजों को कंपेयर करते हो. व्हेन यू बाय और योर न्यू मोबाइल फोन यू कंपेयर इट विद द अदर मोबाइल फोन्स. When you buy a new cloth, you need new t-shirt, new jeans, you compare it with your other clothes which you have, or maybe with the other friends or siblings which you have. It is okay, it is good, it is fine. So comparison was there, is there, and will always be there, because comparisons tells us this thing at present whether it is better or whether it is not better. बेटर होगा तो अच्छी बात है, अगर बेटर नहीं होगा तो बेटा रूम ऑफ इंप्रूवमेंट इज देयर, सो वी कैन इंप्रूव. एंड स्टडीज में कंपैरिजन हमेशा होता था, होता है एंड होता रहेगा, बिकॉज द एंटायर साइंस इज बिल्ट ऑन कंपैरिजन. टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मास, ये सारे यूनिट्स जो हैं बेटा कंपैरिजन से ही आए हैं. ऐसे ही कैलकुलेशन से नहीं आगे, कंपेयर करके आए. धीरे धीरे हम ये सारी चीजें अपनी आगे की स्टडीज में पढ़ेंगे. तो टुडे वी हैव स्टडीड two new terms, that is atomic mass and atomic mass unit.
एंड बेस्ड ऑन दीज टू टर्म्स हमारा नेक्स्ट इन टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा इसका आंसर क्या है? इट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ऑन एटॉमिक स्केल। सिंपल, ये रहा इसका आंसर। एंड इन टेक्स्ट का 6th कहता है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई? बिकॉज दे आर extremely small particles which can be seen with magnified microscope। एक बहुत ही मैग्निफाइड माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। एंड देयर ऑर्डर इज इन नैनोमीटर, जो बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है मेजर करने के लिए। तो बच्चों इस लेक्चर में हम इतना ही आज कवर करेंगे। आगे का लेक्चर में हम बेटा आगे का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे।